हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं, सबसे पहले आज से हम स्टार्ट करते हैं इतिहास पढ़ाना। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, यानी इन जो ये वैकेंसीज हैं, इनके लिए जो प्राचीन इतिहास का स्रोत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विस्तृत रूप में बताया जा रहा है आपको, तो कृपया चीज़ों को ध्यान से देखें। हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध स्रोत हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीयों में इतिहास लेखन की वैसी श्रृंखलाबद्ध परंपरा नहीं थी जैसा हम प्राचीन यूनान या रोम में पाते हैं, तथापि प्राचीन भारत में विभिन्न विषयों से संबद्ध अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जो प्राचीन इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन ग्रंथों की विषय वस्तु धर्म, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था तथा नीति शास्त्र से संबंध है। अनेक काव्यों, महाकाव्यों और नाटकों की भी रचना प्राचीन भारत में हुई जो तत्कालीन अवस्था की जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक साधनों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, मानव अतीत को संजोए रखना ये एकमात्र स्रोत इतिहास ही है। मानव के अतीत को संजोए रखने का एकमात्र स्रोत इतिहास ही है। वैसे प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस काल की जानकारी देता है जब मानव अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था। ये इतिहास मानव सभ्यता के उस काल की जानकारी देता है जब मानव अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, और वर्तमान का जो मानव का स्वरूप है ये क्रमिक विकास का परिणाम है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इतिहास के स्रोत हैं वो जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आगे हम देखते हैं इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और विदेशी यात्रियों के विवरण भी आते हैं। यहाँ पे विदेशी यात्रियों के विवरण भी माने गए हैं कुछ। तो साहित्यिक स्रोतों की अनेक श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। मोटे तौर पर साहित्यिक साधनों को देशी और विदेशी साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुनः देशी साहित्य में धार्मिक एवं अर्ध ऐतिहासिक श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम उन यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरब और तुर्क यात्रियों के विवरणों को रख सकते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोत ही यथेष्ट नहीं है। अनेक विस्मृत संस्कृतियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से मिलती है। वस्तुतः पुरातात्विक सामग्री भारतीय इतिहास की उन अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचय कराती है जिनका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त तो भारतीय साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के अनेकों विवरणों को पुष्ट करने में भी इनसे सहायता मिलती है। उत्खननों द्वारा प्राप्त पुरावशेष, मुद्रा, अभिलेख इत्यादि चीजें भारतीय इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न आयामों को प्रकट करती हैं। अतः साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त पुरातात्विक साधनों की भी जानकारी नितांत आवश्यक है। वस्तुतः दोनों वर्गों के स्रोतों के संतुलित अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास का निरपेक्ष अध्ययन किया जा सकता है। हम आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का अपना अलग ही महत्व है।
यद्यपि साहित्यिक स्रोत अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण है, उनमें ऐतिहासिकता तथा तिथि क्रम का अभाव है, यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है और इनमें पूर्वाग्रह भी देखने को मिलता है। तथापि इन ग्रंथों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि साहित्यिक ग्रंथ भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर जितना अधिक प्रकाश डालते हैं, उनकी तुलना में पुरातात्विक साधनों का योगदान विशेषतः आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता के संदर्भ में कम ही है। यानी वस्तुतः साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी को अन्य स्रोतों की सहायता से ऐतिहासिकता की कसौटी पर कसकर ही भारतीय इतिहास की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी हमें कोई पुरातत्व मिलता है तो उसका प्रमाण साहित्यिक स्रोत में मिलना आवश्यक है, तभी हम उसको 100% श्योर मान सकते हैं। उपलब्ध साहित्य जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य के भी 2 भाग हैं। देसी साहित्य के 2 भाग हैं, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ। विदेशी साहित्य के अंतर्गत अनेक वैसे यात्रियों के विवरण हैं जो समय समय पर भारत आए, यहाँ की स्थिति को अपनी आंखों से देखा और उनका विवरण हमारे लिए लिखकर छोड़ दिया। जो विदेशी यात्री आए, यहाँ यात्रा पर आए, उन्होंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा यथा स्थिति जो कुछ भी देखा उनका विवरण किया और हमारे लिए वो छोड़ दिए। इन सभी ग्रंथों से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देसी साहित्य। भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश देसी साहित्य से ही पड़ता है। देसी साहित्य की संख्या की बहुत बड़ी है। जो देसी साहित्य है उनकी संख्या बहुत अधिक है। इसमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, नाटक, विभिन्न विषयों से संबद्ध ग्रंथ इत्यादि रखे जा सकते हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले हम देखते हैं, इनमें क्या बताया गया है। तो देसी साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान धार्मिक ग्रंथ का है। धार्मिक साहित्य जैसे ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्मों से संबद्ध अनेक ग्रंथों की रचना प्राचीन भारत में हुई, जो विस्मृत इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख स्थान ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का है। यद्यपि अन्य धर्म ग्रंथों की ही तरह ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की भी रचना धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही हुई थी, उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है, राजनीतिक महत्व के कम तथ्य हैं। तथापि सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए उनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, आर्यण्डक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति। सबसे पहले हम देखते हैं वेद। वेद संहिता या श्रुति में क्या बताया गया है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ स्थान वेदों, श्रुति या संहिता को प्रदान किया गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना इनमें ऋग्वेद है और सबसे प्रधान ऋग्वेद है। यह आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने का यह एकमात्र साधन है, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण भी आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी नहीं देते। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 9वें मंडल तक के सूक्त सबसे पुराने हैं। प्रथम और अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए, यानी प्रथम और 10वां मंडल नया है, दूसरे से लेकर 9वां मंडल ये सबसे पुराना है। इस ग्रंथ में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद की रचना किस समय हुई यह निश्चित तौर पर बताना कठिन है। संभवतः इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। और कहाँ पे? सप्त सैंधव प्रदेश में। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता, इसमें आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। दूसरा प्रमुख वेद सामवेद है। यह गान प्रधान ग्रंथ है। इनमें उन ऋचाओं का संग्रह है जिन्हें पुरोहित, उद्गाता यज्ञ के समय गाते थे।
इस वेद से कोई नई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें करीब 1550 मंत्र हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त सभी ऋग्वेद में मिलते हैं। यानी जो नए हैं वो सिर्फ 75 हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से रिलेटेड है, ऋग्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ विधियों का संग्रह है। इसकी 5 शाखाएं हैं: काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। इनमें से प्रथम 4 कृष्ण या श्याम यजुर्वेद और अंतिम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से विख्यात है। शुक्ल में सिर्फ मंत्र हैं, परंतु कृष्ण में मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अंतिम वेद अथर्ववेद है। यह 20 मंडलों में विभक्त है। इसमें करीब 731 ऋचाएं पद्य और गद्य में हैं। इनमें जादू, मंत्र, टोना, ताबीज, चिकित्सा, धनुर्विद्या इत्यादि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त इन वेदों और वैदिक साहित्य की रचना करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई। कहाँ पे? कुरु पांचाल क्षेत्र में। वेदों से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस प्रकार वेद भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। आगे हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इन्हें पद्य में रचा गया है। इन्हें वेदों की टीका कहा जा सकता है। उत्तर वैदिक आर्यों की सभ्यता पर इनसे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद या संहिता से संबद्ध है। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, पंचविश ब्राह्मण सामवेद से तथा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों के राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। तथापि इनमें मुख्यतः यज्ञों व उनकी विधियों का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं आर्यंडक। इसमें क्या मिलता है? तो आर्यंडक में ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग आर्यंडक है। ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग आर्यंडक है। ये ग्रंथ अरण्यों, अरण्य का मतलब जंगल यानी वनों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। इनमें यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों की भी चर्चा की गई है, जो भारतीय दर्शन का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख आर्यंडकों में ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी आर्यंडकों का उल्लेख किया जा सकता है। आर्यंडकों ने जिस दार्शनिक विचारधारा का आरंभ किया, उसका विकास उपनिषदों में हुआ। उपनिषद आर्यंडकों में जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ हम पाते हैं, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप उपनिषदों में देखने को मिलता है। मतलब कि जो दार्शनिक विचारधारा हमें आर्यंडक में मिलती है स्टार्टिंग में, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप हमको उपनिषद में देखने को मिलता है। वस्तुतः उपनिषदों में प्राचीन भारत का दार्शनिक ज्ञान सुरक्षित है। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म तथा सृष्टि से संबद्ध दार्शनिक एवं रहस्यात्मक प्रश्नों की विवेचना की गई है। इन ग्रंथों में धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञ, बलि इत्यादि की तीखी आलोचना भी की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। उपनिषदों से राजनीतिक इतिहास का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इनकी रचना लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास भगवत गीता में हुआ था। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया, उसका विकास भगवत गीता में हुआ। आगे हम देखते हैं फ्रेंड वेदांग। वेद के अंतिम भाग माने जाते हैं।
वैदिक अध्ययन के लिए विद्या की विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ, जो वेदांग के रूप में विख्यात हुए। मुंडक उपनिषद में वेदांगों का उल्लेख किया गया है। ये वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का विकास हुआ। कल्प में विभिन्न विधानों का संकलन है, जो कल्प सूत्र के नाम से विख्यात है। कल्प सूत्र 4 भागों में विभक्त है। स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है। गृह सूत्र, जिसमें मानव जीवन के कार्यकलाप से संबद्ध संस्कार, नियम इत्यादि हैं। धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम है। तथा शुल्ब सूत्र, यह यज्ञ एवं हवन कांडों से संबद्ध नियमों का संकलन करता है। यानी कि जो कल्प है, कल्प का संकलन कल्प सूत्र के नाम से विख्यात हुआ और कल्प 4 भागों में विभक्त है। सबसे पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र के बाद है, इसमें बताया क्या गया है स्रोत सूत्र में, तो यज्ञ संबंधी नियम बताया गया है। गृह सूत्र, गृह का मतलब ही होता है घर, यानी गृहस्थी जीवन, मानव जीवन के कार्यकलाप से संबद्ध संस्कार एवं नियम दिए गए हैं। और धर्म सूत्र, धर्म समाज से जुड़ी हुई चीजों, राजनीतिक चीजों एवं धार्मिक नियम के बारे में बताते हैं। तथा शुल्ब सूत्र यज्ञ एवं हवन कांडों से संबंधित नियमों का संकलन करता है। आगे हम देखते हैं, इसमें दिया गया है कि सूत्र साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई। सूत्र साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। सूत्र साहित्य में प्रमुख हैं आपस्तंभ, गृह सूत्र, बौधायन, गृह सूत्र, आपस्तंभ, धर्म सूत्र, बौधायन, धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, अश्वलायन, स्रोत सूत्र। आपस्तंभ गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र और अश्वलायन स्रोत सूत्र। भाषा के विकास के साथ व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। इस विषय पर 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, पणिनि की अष्टाध्यायी एवं पतंजलि का महाभाष्य। यास्क ने निरुक्त की रचना की, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण तथा अर्थ की विवेचना की गई। छंद के विकास से भाषा के विकास एवं छंद के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ज्योतिष में ब्रह्मांड, सौर मंडल, नक्षत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है। इस विषय पर बाद में वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी, जो भारतीय ज्योतिष की प्रामाणिक जानकारी देती है। ये सारे ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। हम आगे देखते हैं। उपवेद एवं षड्दर्शन। उपवेद एवं षड्दर्शन वैदिक साहित्य की श्रेणी में उपवेदों और भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं षड्दर्शन को भी स्थान दिया जाता है। उपवेद में सबसे प्रमुख स्थान आयुर्वेद का है। इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों की पहचान, उनकी दवा, जड़ी बूटियों आदि का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि विद्या के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा थे और इनकी 2 पुत्रियां सभा और समिति। अथर्ववेद में ये प्रमाण मिलता है। आयुर्वेद के मठ कहा गया है। विद्या के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा थे। आयुर्वेद के 8 भाग हैं: शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और वाजीकरण। अन्य उपवेदों में धनुर्वेद, युद्ध कला, गंधर्व वेद, संगीत कला, शिल्प वेद, भवन निर्माण कला आते हैं। धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र, गंधर्व के नारद और शिल्प के विश्वकर्मा माने जाते हैं। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न विधाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। दर्शन की शाखाओं में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं। भारतीय दर्शन के विभिन्न आयामों का पता चलता है। इनका रचना काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, जिन्होंने तर्क पर बल दिया। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद ऋषि थे, जिन्होंने पदार्थ को अपने दर्शन का आधार बनाया।
सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। कपिल ने इसकी स्थापना करी। आगे हम देखते हैं क्या बता रहा है। सॉरी, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, एक मिनट। हाँ, यहाँ से सांख्य दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। कपिल ने इसकी व्याख्या की। योग दर्शन को प्रभावशाली बनाने वाले पतंजलि थे। योग दर्शन को प्रभावशाली बनाने वाले पतंजलि थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा और बदरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। इन दोनों ने क्रमशः व्यवहारिक धर्म और ब्रह्म के महत्व पर बल दिया। महाकाव्य उपर्युक्त ब्राह्मण ग्रंथ धार्मिक कोटि के हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं जो धर्म प्रधान होते हुए भी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इन्हें अर्ध ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा पुराण आते हैं। रामायण में राम के रूप में एक आदर्श राजा की कहानी कही गई है। यद्यपि राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए यह ग्रंथ उतना उपयोगी नहीं है जितना कि महाभारत। यानी कि रामायण में राम के रूप में एक आदर्श राजा की कहानी बताई गई है और महाभारत में राजनीतिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। फिर भी सांस्कृतिक अध्ययन के लिए रामायण की उपयोगिता एवं इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कथा वस्तु की ऐतिहासिकता और समय निश्चित नहीं है। परंतु अनुमान किया जा सकता है कि वाल्मीकि कृत रामायण का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है राजनीतिक महत्व की अनेक बातें, जैसे मगध, विदेह आदि राज्य, यूनानी, सिथियन जैसी विदेश जातियों का उल्लेख, राज्य और राजा संबंधी सिद्धांत, मंत्री परिषद, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाकलाप का विशद विवरण इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। महाभारत में आरंभ में सिर्फ 8,800 पद थे और इसे जय के नाम से जाना जाता था। बाद में इसकी संख्या बढ़कर सिर्फ 8800 पद महाभारत में आरंभ में सिर्फ 8800 पद थे और इसे जय के नाम से जाना जाता था। बाद में इसकी संख्या बढ़कर 24,000 हो गई और अब यह भरत के नाम से जाना जाने लगा। अंतिम संकलन के समय पद्यों की संख्या 1,00,000 हो गई। तब यह महाभारत अथवा सतसहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात हुआ। आगे हम देखते हैं पुराणों के बारे में। तो महाकाव्यों के पश्चात पुराणों का स्थान आता है। प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुराणों का सहारा लेना पड़ता है। पुराणों की रचना भी गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई, परंतु अनेक पुराणों की संख्या 18 है। ये 18 पुराण इस प्रकार से बताए गए हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। जैसा स्पष्ट है, अनेक पुराणों का नामकरण विभिन्न देवताओं और जीवों के नाम पर किया गया। पुराणों में संकलित वंशावलियों से अनेक प्राचीन राजवंशों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। पुराणों में शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कंडव, आंध्र सातवाहन और गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक सूचनाएं भी इनमें विद्यमान हैं। अनेक निहित त्रुटियों के बावजूद पुराण
प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनकी रचना संस्कृत में हुई थी। हम आगे देखते हैं स्मृति अथवा धर्मशास्त्र। इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्मृति अथवा धर्मशास्त्र का भी उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि स्मृति ग्रंथों से राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता, परंतु सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था पर इनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है अथवा मानव धर्मशास्त्र है। इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में हुई। अन्य स्मृतियों में उल्लेखनीय याज्ञवल्क्य, विष्णु और नारद स्मृति हैं। अधिकांश स्मृतियों की रचना गुप्त और गुप्तोत्तर काल में हुई। इन पर अनेक टीकाएं भी लिखी गईं। स्मृतियों में राजधर्म और सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इन नियमों को कानून का दर्जा दिया गया। स्मृतियों के प्रावधानों को भंग करने वालों के लिए दंड की भी व्यवस्था की गई। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ भी इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुमूल्य योगदान करते हैं। बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास के साथ ही विशाल साहित्य की भी रचना हुई। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ भी धर्म प्रधान साहित्य हैं, तथापि इनमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की अनेक बातें देखने को मिलती हैं। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं करीब 547 कथाओं का वर्णन किया गया है। यद्यपि मूल रूप से जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जीवन से संबद्ध हैं, तथापि इन गाथाओं से 3 से 4 यानी 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी तक के जीवन की झांकी मिलती है। जातकों से गणतंत्रों, नागरिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, अस्पृश्यता, दासों की स्थिति, व्यापार, वाणिज्य के प्रचार प्रसार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाओं में बुद्ध के समकालीन राजाओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है। मगध, काशी, कोसल, अंग इत्यादि राज्यों के इतिहास पर भी इनसे प्रकाश पड़ता है। त्रिपिटक पाली साहित्य में विशेष महत्व है। 3 विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का सम्मिलित नाम ही त्रिपिटक है। बुद्ध के निर्माण के पश्चात इसकी रचना हुई। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है और विनय पिटक में संघ से संबद्ध नियमों की चर्चा की गई है। तो सुत्त पिटक में धार्मिक विचार और प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियमों की चर्चा की गई है। इन तीनों ग्रंथों से बौद्ध धर्म के मूल तत्व, उनके प्रसार एवं बौद्ध संघों के संगठन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाली भाषा में भी संस्कृत की तरह महाकाव्यों की रचना हुई। इनमें प्रमुख रूप से दीपवंश और महावंश है, जिसकी रचना श्रीलंका में हुई। अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में अशोकावदान, अवदान शतक, दिव्यवदान, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, मिलिंद पन्हो, ललित विस्तार, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प इत्यादि ग्रंथों से भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अनेक बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आगे हम देखते हैं जैन ग्रंथ के बारे में। जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में हुई। बौद्ध धर्म पाली भाषा में और जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में। संस्कृत और पाली साहित्य के समान प्राकृतिक साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। इससे भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख परिशिष्ट पर्वन, आचारांग सूक्त, कल्प सूक्त, भगवती सूक्त, उवासक दशाव सूक्त, भद्रबाहु चरित, त्रिष्टि सलाका, पुरुष चरित इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।
इन ग्रंथों से महावीर की जीवनी एवं जैन धर्म के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात यानी वल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुई। यानी जो जैन ग्रंथ है इसकी पहली सभा कहाँ पे होती है? तो गुजरात वल्लभी में ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। जैन ग्रंथों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल में भी अनेक जैन ग्रंथों की रचना हुई। हरिभद्र ने समरईच कथा, धूर्ताख्यान, उद्यतन सूरि ने कुबलय माला, जिनसेन ने आदि पुराण तथा गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। इससे राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त सांस्कृतिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। आगे हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बताया गया है कि ऊपर जिन रचनाओं का उल्लेख किया गया है वे धर्म प्रधान ग्रंथ हैं। वे मूलतः धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे, परंतु इनके अतिरिक्त प्राचीन भारत में अनेक धर्मनिरपेक्ष, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनका इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्व है। ऐसे ग्रंथों में सबसे प्रमुख अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी हैं। हम देखते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त नामक एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना की। यद्यपि इसे बाद में भी बढ़ाया गया, यह नीति शास्त्र पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। किस पर? नीति शास्त्र पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, उसका संगठन, उसकी सुरक्षा के उपाय, राजा के अधिकार और कर्तव्य, मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि विषयों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मूलभूत रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन के बारे में, लेकिन ये मूल रूप से जो पुस्तक है ये किस पे लिखी गई है? तो राजनीति पर लिखी गई है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत कुछ यानी यूनानी दार्शनिक अरस्तु के पॉलिटिक्स और मैकियावेली के प्रिंस से मिलती जुलती है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हड़ की राजतरंगिणी का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई और इसमें कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ होता है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। राजतरंगिणी में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था और कश्यप मेरु कौन थे? ये ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। कश्यप मेरु किसके पुत्र थे? ऋषि मरीच के पुत्र। राजतरंगिणी में 8 तरंग और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। कल्हड़ के इस पुस्तिका में 3 घोषित उद्देश्य हैं: पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना, अतीत से शिक्षा लेना। इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय में कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का
चित्रण है और अगले 3 अध्याय में इतिवृत्तात्मक यानी केवल यही चीजें हैं और अंतिम में केवल 2 अध्याय में कल्हड़ की व्यक्तिगत जानकारी एवं ग्रंथ अवलोकन पर आधारित है और पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश का वर्णन है। राज तरिंगिणी में तिथि क्रम का अभाव है। ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण में त्रुटियां हैं। आगे हम देखते हैं पढ़ने की अष्टाध्यायी के बारे में बताया गया है। पढ़ने की अष्टाध्यायी गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अच्छी जानकारी देती है। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास की जानकारी के लिए आवश्यक है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से नंदों और मौर्यों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। गार्गी संहिता यवनों के आक्रमण के विषय में बताता है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम एवं मेघदूतम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, वात्स्यायन, कामसूत्र, दंडी की 10 कुमार चरितम इत्यादि रचनाएं तत्कालीन सभ्यता संस्कृति को तो दर्शाती ही हैं, गुप्तोत्तर काल के इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जीवन चरित और स्थानीय इतिहास है। वाण, वाकपति, बिल्हड़, संध्याकर नंदी एवं अन्य दरबारी इतिहासकारों ने अपने संरक्षकों की जीवनियां लिखी। अनेक त्रुटियों के बावजूद भी इनसे तत्कालीन स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हर्षवर्धन के राज्य और उसके समय की जानकारी बाण के हर्षचरित और कादंबरी से मिलती है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों की रचना किया, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इन नाटकों से हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक जीवन की झांकी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारतीय इतिहास और सभ्यता की जानकारी उपलब्ध कराते हैं उनमें कथा सरित सागर, विक्रमांक देव चरित, कुमारपाल चरित, रामचरित, संध्याकर नंदी, कीर्ति कौमुदी, बल्लाल चरित, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, गौड़वहो, वाकपति इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण भारत में भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों एवं चरितावलियों की रचना हुई। यद्यपि चरितावलियों में राजा विशेष की उपलब्धियों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से दिखाया गया है, तथापि इनसे तत्कालीन विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप रामचरित पाल शासक रामपाल के समय बंगाल में हुए कैवर्त विद्रोह और उसमें रामपाल की विजय का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार विक्रमांक देव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। 11वीं शताब्दी में लिखित अतुल के मूसिक वंश नामक ग्रंथ से केरल के मुसिक वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। गुजरात में अनेक व्यापारियों के जीवन चरित लिखे गए। ये सभी ग्रंथ इतिहास के अमूल्य स्रोत हैं। इसी प्रकार से नंदी ककलंबकम में पल्लव राजा नंदी वर्मा तृतीय तथा कलिंगतो पुराण से चोल राजा कुलोतुंग प्रथम द्वारा कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। रासमाला, प्रबंधकोश, चचनामा एवं नेपाल में लिखे गए इतिवृत्त क्रमशः गुजरात, सिंध और नेपाल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। आगे हम देखते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त तमिल साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य में संगम साहित्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इस साहित्य का विकास 3री से 4थी शताब्दियों में हुआ। इसका काल ईसा की प्रथम 4 शताब्दियों से माना जाता है। संगम साहित्य का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है। संगम साहित्य में प्रमुख है एतोतोकई, पुरनानुरु, पतोपातु तथा शिलापधिकारम। इस साहित्य में दक्षिण के 3 प्रमुख राजवंशों पांड्य, चोल और चेर के प्रारंभिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक प्रगति,
विशेषकर उद्योग धंधे और विदेशी व्यापार के विकास पर भी संगम साहित्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और यह साहित्य धर्मनिरपेक्ष है। इसमें दक्षिण भारत के अनेक राजाओं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तथापि राजनीतिक इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है उसकी वीडियो पार्ट नंबर 2 में बनाते हैं। उसकी क्लास पार्ट नंबर 2 के रूप में बनाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अन्य ऐसी ही जानकारी के लिए आप कमेंट में सजेस्ट करें। आपको सबसे पहले विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद इन्हीं चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यानी इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो प्रीवियस ईयर PYQs हैं। तो आप इस जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।